नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रिकेट पे। आज का हमारा पेपर है वो हिंदी विषय का है। सेकंड ग्रेड 2011 का आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। 2013, 16 और 18 हम पहले ही कर चुके हैं, तो लगभग 500 प्रश्न वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम सेकंड ग्रेड 2015 में एक भर्ती हुई थी दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की, उसके पेपर करवाएंगे कल से, तो लगभग 100 प्रश्न वो हो जाएंगे। तो टोटल 600 प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों। सेकंड ग्रेड के शिक्षण विधियों के हैं, आए हुए क्वेश्चन है, आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप दोस्तों सभी वीडियो देखें। ये नहीं है कि आप मान लीजिए साइंस के हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर नहीं देखना है, सामाजिक विज्ञान के भी देखना है। उसमें से हो सकता है कि 3-4 सामाजिक विज्ञान की विधियों से संबंधित प्रश्न है, लेकिन बाकी चीज़ें हैं वो सेम है। एनसीएफ है या मैं कहूँ आरटी है, मूल्यांकन है, वो सब चीज़ें कॉमन चलती हैं। तो आप पूरे पेपर देखा करें तो ये आपका सब्जेक्ट वो है या नहीं है, आपको फ़ायदा 100% होगा, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द है वो आपके सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न वो बन सकता है। तो दोस्तों आपने देखा भी होगा लास्ट टाइम रीट के अंदर प्रश्न है वो लगभग संस्कृत की विधियों के थे, मतलब वो सुग्गा विधि है, वो हम संस्कृत में ज़्यादा पढ़ते हैं बजाय हिंदी के, लेकिन वो क्वेश्चन वो हिंदी में आए थे। क्वेश्चन हिंदी में आए थे तो क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, संस्कृत में आ सकता है, हिंदी में आ सकता है, लेकिन शिक्षण विधियाँ तो समान ही है लगभग। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं पूरा वीडियो देखें, हर एक वीडियो आपको देखना है। 10-12 मिनट का है दोस्तों, समय लगता है, लगभग 20% हो जाते हैं, तो आपके लिए फ़ायदे की बात है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो नहीं आता है वो एक बार में दोस्तों याद भी नहीं होता है, तो आप उसको लिख लें और एक बार फिर रिवीजन कर लें, या फिर आपकी इच्छा है तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो दोस्तों पूरा देखना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये है हिंदी का पेपर 2011 का, आरपीएससी की वेबसाइट पर दोस्तों ये पेपर मुझे नहीं मिला, लेकिन ये और कोई वेबसाइट पर मुझे मिल गया, गूगल पर सर्च करने से, वहाँ से आपको ये मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, और आपको आगे आंसर भी दिख रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ दोस्तों, इसमें आंसर हटाने का कोई सिस्टम मुझे नहीं मिला, किस प्रकार हटाया जाता है। तो आप देख लेना, आपको ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन की है कि आए हुए क्वेश्चन कम से कम आपके एकदम सभी हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों वो इजी प्रश्न होगा, चाहे वो कितना ही कठिन से कठिन क्यों ना हो। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डालता हूँ दोस्तों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो अभी हुई थी 2020 में, 2018 वाली भर्ती, उसके क्वेश्चन मैंने बहुत पहले करवा दिए थे, लेकिन आप सब ने शायद किए होंगे तो भूल गए हैं। उसमें से लगभग 90 से 92% मैंने 7-8 क्वेश्चन ही अभी पूछे हैं, उसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चनों के लगभग 90 से 92% जनों ने क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आए हुए प्रश्न जो लेटेस्ट भर्ती है राजस्थान के अंदर, लेटेस्ट भर्ती है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020, उसके प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं दोस्तों साइकोलॉजी की, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको वो तो कम से कम आने चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट भर्ती वही है राजस्थान की, तो आपको ध्यान में रखना है और दोस्तों उसको पढ़ना है। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। आए हुए क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड अभी हम कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड 2018 वाली और 2016 वाली, उसके भी साइकोलॉजी के प्रश्न जो 20-20 आते हैं सेकंड ग्रेड में, वो भी मैंने करवाए हैं। और आरपीएससी के द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की जाती है उसके आंसर मैंने बताए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप ज़रूर देखें दोस्तों, कहीं से भी देखें, लेकिन उनको देखना ज़रूर है। आपको नहीं आ रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट में लगभग 90 से 92% जनों के कमेंट मतलब आंसर हैं वो गलत जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, हर्बर्ट, मोंटेसरी, रायबर्न और हंटर ने। तो दोस्तों साहचर्य विधि है वो मोंटेसरी की है। आप सबको पता है कि बच्चे को मतलब कै सिखाना है तो सबसे पहले किसी भी चीज़ से आपको कै है वो उकेरना है, उसके बाद बच्चों से मतलब हाथ से उंगली उनके ऊपर फिराना है, फिर बच्चा वो कै पढ़ेगा। तो इस प्रकार सिखाते हैं साहचर्य विधि में, आप सबको पता होगा, बहुत ही ईजी है वो क्वेश्चन। मोंटेसरी विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले 132 नंबर, कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को कहते हैं अनुकरण विधि, रसास्वादन विधि, ध्वन्यात्मक विधि और व्याख्यान विधि। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है एकदम से। आप सबको पता है कि पहले अध्यापक बोलता है उसके बाद बच्चे बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि हो जाएगी। आगे आंसर भी दे रखा है दोस्तों, आप सबको पता होगा, लेकिन आपको आंसर नहीं देखना, आपको सिर्फ प्रश्न देखना है और उसके ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद खुद सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही ईजी पेपर है दोस्तों, आप सबको शायद सभी प्रश्न वो आ रहे होंगे आराम से। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये दोस्तों एक चक्कर दे रखा है कि शिक्षण है, उसके बाद प्रतिपुष्टि है, फिर पुनः नियोजन, फिर पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि और नियोजन। उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है? समूह शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, द्रुत शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण है।
आप सबको पता है कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है लगभग 35 से 36 मिनट में इसको पढ़ाया जाता है। सब चरण वो 6-6 मिनट के होते हैं, तो 35 से 36 मिनट ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लगभग 5 से 6 इसमें मतलब छात्र अध्यापक होते हैं, वो जो पढ़ाने वाला होता है वो अपना अभ्यास है वो कौशलों का सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से करता है। दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए आवश्यक है काव्य का रसास्वादन, कहानी लिखना, सामूहिक वाचन और श्रुत लेखन का अभ्यास। तो दोस्तों शानदार प्रश्न है। विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, मतलब उनको अभ्यास की जरूरत है। तो काव्य का रसास्वादन, यहाँ से वर्तनी से कोई लेना देना नहीं है। कहानी लिखना हो सकता है, सामूहिक वाचन दोस्तों इसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बात ही वर्तनी की हो रही है, अक्षर विन्यास की हो रही है, अशुद्धियाँ न करें। तो रसास्वादन और सामूहिक वाचन से कोई लेना देना नहीं है। कहानी लिखना और श्रुतलेखन का अभ्यास, तो दोस्तों कहानी लिखना है वो श्रुतलेखन में आ जाएगा। श्रुतलेखन में सुनना और लिखना दोनों कौशलों की विकास हो जाता है। आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों 144 नंबर का प्रश्न है, पाठ योजना तैयार करना। 1 मिनट। पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है पुस्तकों का संचय, पाठ्य सामग्री का संचय, पाठ्य सामग्री की खोज और पाठ्य सामग्री का अध्ययन। तो पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है, इसके लिए शिक्षक करता है। तो दोस्तों पाठ्य सामग्री का संचय, पाठ्य सामग्री की खोज और पाठ्य सामग्री का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों पाठ्य सामग्री का अध्ययन है वो करता है, पाठ्य योजना बनाता है उस टाइम कि बच्चों को किस प्रकार हम पढ़ाएंगे, तो पाठ्य सामग्री का अध्ययन होगा। 145 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से साधन दर्शित सर्वे सामग्री है ग्रामोफोन, टेलीविज़न, रेडियो और लिंग्वाफोन। तो दोस्तों सर्वे दर्शित सामग्री आप सबको पता होगा टेलीविज़न होती है। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब आता है अगला प्रश्न 146 नंबर। 1 मिनट थोड़ा जूम कर देता हूँ। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, डिक्टाफोन। दोस्तों उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है लिंग्वाफोन, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। लिंग्वाफोन है वो उच्चारण दक्षता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग है वो किया जाता है लिंग्वाफोन। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत। अव्याकृति का मतलब है भाषा संसर्ग विधि से मतलब है कि भाषा संसर्ग विधि है वो क्या काम आती है व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से। व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ना, और व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल राइट है। आप सबको पता है कि भाषा संसर्ग विधि से व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। मतलब आप गद्य और पद्य पढ़ा लेते हैं तो उसके साथ साथ ही कोई भी शब्द आता है उसका आप समास विग्रह कर देते हैं, उसका आप संधि विच्छेद कर देते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान है वो व्याकरण का दे दिया जाता है, अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आता है, उसका एक ही उत्तर होता है और उसके कई उत्तर होते हैं। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे अभी हम कर रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो इसका एक ही उत्तर होता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो ये देखिए दोस्तों 135 नंबर का प्रश्न, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, संस्कृत। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। तो बालक की प्रकृति के अनुसार तो सबसे अच्छी है वो मातृभाषा होगी। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उदाहरण लेना फिर निष्कर्ष निकालना। तो दोस्तों ये तो आगमन का है, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना ये भी आगमन का है, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना और फिर है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो दोस्तों निगमन प्रणाली से पहले नियम बताते हैं फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। बाकी ये हैं आगमन विधि के। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड विधि, उच्चारण विधि और टेप रिकॉर्डर विधि। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को क्या कहते हैं, अक्षर चक्र विधि उसको कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, 149 नंबर का, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है।
व्याख्या प्रणाली, आदर्श प्रणाली, अवबोध प्रणाली और ज्ञानात्मक प्रणाली। तो दोस्तों शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर व्याख्या प्रणाली है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर व्याख्यान शब्द नहीं आता तो यहाँ पर हम शब्दार्थ कथन प्रणाली भी कर सकते थे, जिसको अर्थ कथन के नाम से भी जाना जाता है। तो लेकिन ऑप्शन के हिसाब से व्याख्या प्रणाली वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है आगमन विधि पर, डाल्टन विधि पर, समवाय विधि पर और मोंटेसरी विधि पर। तो दोस्तों मंत्रणा प्रणाली वो समवाय विधि का ही थोड़ा विस्तृत रूप है। मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी वो अध्यापक के निर्देशन में सब अध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। ये मंत्रणा विधि है और ये कौन सी विधि पर आधारित है? तो दोस्तों ये समवाय विधि पर आधारित है। दोनों चीज़ें आपको याद रहनी है। मंत्रणा प्रणाली क्या होती है? तो इसमें दोस्तों बच्चा है वो अध्यापक के निर्देशन में खुद अध्ययन करता है और तथ्यों का चयन करके पूरी रचना को करता है, और ये समवाय विधि के ऊपर आधारित होती है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने कर लिया। 138 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय। तो वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों? कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत और उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? आप सबको पता है कि स्वगति का सिद्धांत भी होता है, छोटे पदों का सिद्धांत भी होता है, लेकिन इसमें भी अनिवार्य कौन सा होता है? सबसे अनिवार्य दोस्तों स्वगति का होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन विधि है वो बनाई गई है स्किनर के द्वारा। तो इसका सबसे अनिवार्य सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। मान लीजिए कोई होशियार बालक है तो वो जल्दी जल्दी सीख जाएगा, कोई कमज़ोर बालक है तो वो धीरे धीरे सीखेगा, अपने अनुसार गति होगी। तो 139 में ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता, सबके पास टीवी नहीं होता, हमारे देश में बिजली की कमी है, अभी हमारी प्रसारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं। तो दोस्तों दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है विद्यार्थी शिक्षक के साथ है वो संवाद नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जो एकलव्य चैनल है या और भी जो दूरदर्शन पर चैनल आते हैं शिक्षा के, उसमें बच्चा वो कुछ पूछ नहीं सकता, जो शिक्षक बता देता है उसी से बालक को संतोष करना पड़ता है। अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी कमी यही है। ऑप्शन नंबर 1 वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के पढ़ने से विद्यार्थी को मिलता है सामान्य ज्ञान, काव्य पाठ की कुशलता, भावनात्मक प्रशिक्षण और भाषा का संस्कार। तो दोस्तों साहित्य के पढ़ने से विद्यार्थी को भावनात्मक प्रशिक्षण मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। लिखित रचना की शिक्षा देते हुए असाधारण से साधारण की ओर, सतत अभ्यास करना, बराबर लिखते रहना और सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों लिखित रचना सबसे पहले आप बच्चे को सरल शब्द सिखाएंगे, उसके बाद कठिन सिखाएंगे। तो सरल से कठिन की ओर सूत्र का हमें पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न, 143 नंबर वैसे, क्योंकि हम 150 पहले कर चुके हैं, 143 आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है दूरस्थ शिक्षा, दूरदर्शन, प्रोजेक्ट जैसे उपकरण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको सुना भी होगा और आप में से कुछ विद्यार्थी पढ़े भी होंगे दूरस्थ शिक्षा से। तो जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनकी शिक्षा प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप में से भी कुछ होंगे जो मान लीजिए एसटीसी करके टीचर बन चुके हैं, वो इग्नू से बीएड कर रहे होंगे, तो वही चीज़ है दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उनको जरूर देखें। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए हैं, वापस से आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। तो उन वीडियो को आप जरूर देखें, प्ले लिस्ट बनाई हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।